देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है बेंगलुरु की। बेंगलुरु में एक शख्स रहता है जिसका नाम है जयराम। इसकी अपनी मकान है जिसपे ये किराएदार चढ़ाता है। तो इसी बीच होता क्या है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, तारीख थी 21 सितंबर साल 2024। होता क्या है कि इसके एक फ्लैट में जहाँ पे रेंटल लगी हुई थी, वहां से बदबू आता है उस रूम से। वो पहले इस बात को इग्नोर करता। समय कुछ वक्त गुजरता है, कुछ घंटे गुजरते तो तमाम पड़ोसी थे। तो पड़ोसी बोलते आके कि देखिए आपके घर से बदबू आ रही है, क्या मामला है था देखिए। तो ये बोलते बात तो सही है, बदबू बदबू काफी तेज आ रही थी। लेकिन इसके बाद देखिए इसी बीच कोई पुलिस को खबर कर देता है। अब पुलिस आती तो वाकई में बदबू काफी तेज थी। जिस घर में से जिस रूम में से बदबू आ रही थी, जो कि जयराम का घर था, उसमें अंदर ताला लगा हुआ था। अब पुलिस ताला को तोड़ती और अंदर घुसती तो तेज बदबू जो थी वो और तेज हो जाती, बर्दाश्त के बाहर हो जाती। तमाम जो पड़ोसी थे, तमाम जो लोग थे, वो लोग पीछे हट जाते। लेकिन पुलिस को तो अंदर जाना था। वो लोग अपने नाक पे रुमाल वगैरह रखकर अंदर घुसते। अब जैसे ही अंदर घुसते तो रूम के चारों तरफ देखते उस रूम में तो कोना कोना में कीड़ा लगा हुआ था। कई सारे कीड़े थे जो कि लगे हुए थे और रूम के हर कोने में कीड़े थे। जब पुलिस देखते कि आखिर वो कीड़ा आ कहाँ से रहे, आखिर किधर जा रहे हैं, तब तमाम चीज देखने के बाद पता चलता है कि एक फ्रिज था। उस फ्रिज में से कीड़े निकल रहे हैं और वहीं से बदबू भी आ रही है। अब पुलिस जाती है, उस फ्रिज को खोलती। यकीन मानिए उस फ्रिज को खोलती, जो दृश्य देखती, पुलिस भी पीछे हट जाती। दरअसल वो देखती कि सामने फ्रिज के अंदर एक सर कटा हुआ है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, वो उन्हें सामने देख रही है। और इस फ्रिज में केवल सर नहीं था, उस फ्रिज में सर था, पैर था, हाथ था, पूरे के पूरे 30 से 32 टुकड़े थे। ये देख के फौरन पुलिस से घबरा जाती कि आखिर कौन है ये, किसकी टुकड़े हैं ये। तो पुलिस मकान मालिक को दिखाती फोटो तस्वीर की, देखिए ये आपके रूम में से मिला, मतलब आपके रेंटर के रूम में से मिला। तो वो जो मकान मालिक थे वो कहता है ये सर ये तो महालक्ष्मी है। जब पुलिस बोली है कौन, तो फिर क्या एक कहानी निकल के आती है कि आखिर ये महालक्ष्मी है कौन, वो 32 टुकड़े है किसके। तो दरअसल मैं बताऊं ये कहानी क्या, ये स्टोरी क्या है। दरअसल कई साल पहले की बात है, नेपाल में एक परिवार रहता था। वो परिवार रोजगार की तलाश में वो इंडिया आता है, भारत। जब इंडिया में आता है वो एक जगह शरण लेता है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में रेंट वगैरह पे लेके वो रहने लगता। उसकी एक बेटी थी उस परिवार में जिसका नाम था महालक्ष्मी। महालक्ष्मी का उम्र गुजरता है, उम्र बढ़ता है, तो उसके माँ बाप सोचते हैं क्यों ना महालक्ष्मी की शादी कर दे। समय आता है साल 2019, उसकी एक लड़के से शादी फिक्स होती है जिसका नाम था हेमंत दास। हेमंत दास से शादी फिक्स होती है, फिर हेमंत दास और महालक्ष्मी एक साथ रहने लगते हैं। समय गुजरता है, हेमंत दास मैं बता दूं एक शॉप पे, मोबाइल फोन शॉप पे वर्क करता था। तो इसकी पत्नी जो थी वो सोचती है कि क्यों ना मैं भी अपने पति का हाथ बताऊं काम में। हाथ बटाने के लिए वो कई जॉब खोजने लगती। फिर उसकी एक जॉब एक शॉपिंग मॉल में लग जाती एज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर या एज ए कॉस्ट्यूम की किसी चीज में उसकी जॉब लग जाती लीडरशिप की। अब उसका जो टाइमिंग था वो सुबह लगभग 9:30 बजे का था। 9:30 बजे निकलती और रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे के बीच वो घर आती। अब घर अच्छा से चल रहा था, पति भी कमा रहा था, पत्नी भी कमा रही थी। इनके समय गुजरता साल 2023 में इनके घर एक बच्चा होता है, यानी इनके प्यार की एक निशानी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन होता क्या है कि अचानक से एक रोज हेमंत दास यानी कि महालक्ष्मी के पति को एक कानों में एक बात आती कि उसका पत्नी का अफेयर किसी नाई से या किसी शख्स से चल रहा है। जब ये बात उसके कानों में आती तो हेमंत दास अपनी पत्नी से पूछता, पत्नी ये बात से इनकार कर देती। देखिए इसको लेके हेमंत दास कंफर्म होता है कि उसका अफेयर किसी लड़के से चल रहा है। इसके बाद कई बार इनके बीच मतभाव होता, लड़ाइयाँ होती। लेकिन देखिए यहाँ पे जो महालक्ष्मी थी वो अपने पति को डाइवोर्स दे देती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम ऐसा शक कर रहे हो, तमाम चीजें। और इसके बाद डाइवोर्स देने के बाद वो अपने मायके आ जाती, यानी माँ बाप के पास। लेकिन माँ बाप भी कहते हैं यार यहाँ पे तो तुम गलत हो, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने पति को छोड़ा, वो भी तुम किसी और के साथ अफेयर में हो। तो महालक्ष्मी अपने जॉब करती थी, अपने घर खुद निकाल सकती थी। इसी बीच अभी 5 महीने पहले की बात है, वो यही जयराम के यहाँ किराएदार पे रूम लेती है। दरअसल इसी से 2 गली आगे पीछे इसका पति रहता था और उसी के 2 गली आगे पीछे इसने जयराम के घर में एज ए किराएदार रूम रेंट लिया। इसके बाद वो अपना काम करने लगी और काम करने लगी। फिर अभी तारीख थी 21 सितंबर साल 2024, जब बदबू उसके घर से उसके रूम से आने लगी तो तमाम पड़ोसियों ने देखा कि स्मेल आ रही है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। उसके जो मकान मालिक थे, फिर पुलिस आई।
अब देखिए जैसे ही पुलिस रूम में दाखिल होती है और उसके बाद जो वो खीरा वगैरह देखती है, खीरा को फॉलो करते हुए पुलिस फ्रिज तक पहुंचती और फ्रिज में तकरीबन 80 से ज्यादा टुकड़े मिलते हैं। यहाँ तक कि कई मीडिया रिपोर्ट का ये दावा है कि उस फ्रिज में जो टुकड़े मिले वो लगभग 59 टुकड़े थे, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट से भी कहती है 50 से ज्यादा थे। तो कई इतने सारे टुकड़े थे। लेकिन इसके बाद सवाल ये कि आखिर उससे मारा किसने महालक्ष्मी को, वो क्या कौन थी, कैसे शादी हुई है, किसके साथ शादी हुई है, तो मैंने आपको बता दिया। देखिए उसका पड़ोसियों से पूछताछ की गई, तमाम जो लोग रहते थे आसपास में उनसे पूछताछ की गई, तो एक बात पता चलता है कि अक्सर जो महालक्ष्मी की ड्यूटी की टाइमिंग थी सुबह 9 से 9:30 से लेके रात तक, तो कोई एक बंदा था, कोई एक शख्स था, जो कि सुबह लेने आता था 9 साढ़े 9 बजे और रात को 10 साढ़े 10 बजे छोड़ा करता। और इसके बाद कभी कभी उस घर में भी जाता, कभी महालक्ष्मी के साथ रुक जाता, ऐसा पड़ोसियों का कहना था। अब पुलिस सबसे पहले उस रूम की तलाशी लेती तो घर में एक मोबाइल फोन मिलता जो कि महालक्ष्मी का था। जब मोबाइल के कॉल डिटेल को निकाला गया, कॉल रिकॉर्ड को निकाला गया, तब एक बात पता चलती है कि जो महालक्ष्मी है वो लास्ट कॉल जो किया था उसने अपने फोन से, वो तारीख थी 2 सितंबर। ये क्या 2 सितंबर, मतलब पुलिस ने अंदाजा लगाया कि ये जो मर्डर हुआ है हो सकता है कि 2 से 3 सितंबर के बीच, क्योंकि आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। अब सवाल ये, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और देखिए 2 सितंबर या 3 सितंबर को कत्ल हुआ और इसके बाद लाश 21 सितंबर को मिली। लेकिन सवाल एक ही, मारा किसने? पुलिस जब तहकीकात करते तो उसके पति के बारे में पता चलता, पति से पूछताछ की जाती तो ये भी बात सामने आती कि महालक्ष्मी ने अपने पति को छोड़ा था क्योंकि उसका अफेयर किसी नाई वाले एक लड़का था उसके साथ चल रही थी। अब इधर पड़ोसियों ने बताया कि एक लड़का कोई था जो छोड़ने आता था। जब पता किया गया तो पता चला कि दोनों लड़के अलग थे। जो छोड़ने रात को आया करता था वो उसके साथ वर्क करता था, ये तो टीम लीडर थी, तो उसके साथ एक स्टाफ था जो काम करता था, उसका अच्छा खासा दोस्त था। लेकिन पुलिस फिर इसके बारे में नाई से पूछताछ करती है, नाई से को इंट्रोगेट करती है, लेकिन वहां से भी कुछ खास नहीं मिलता। अब वो शख्स कौन है जो उसे छोड़ने आता था और ले जाता था? तो जब पुलिस इसके बारे में पता चलती है तो पता चलता है कि वो इंसान, वो शख्स फरार है। उसका नाम मुझे ध्यान नहीं, मैं लिख दूंगा वीडियो में, आप देख लीजिएगा। तो वो शख्स फरार है। ये कल की ही बात है। जो शख्स था जिसपे पुलिस को शक था कि उसने मारा होगा, जो उसके साथ उसे छोड़ता था, उसे ले जाता था, पुलिस को उसे शक था उसने मारा होगा। कल की बात है, वहां के जहाँ पे वो था वहां पे एक लाश मिलती है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि इसी शख्स की थी, जिसके साथ तमाम पुलिसों ने कहा कि वो मतलब आती थी, उसे छोड़ता था, उसे ले जाता था। और वो शख्स सुसाइड कर लेता है, लेकिन उसके पास एक सुसाइड नोट मिलता है जिससे कंफर्म होता है कि उसने ही महालक्ष्मी को मारा है। और सुसाइड नोट में ये लिखा होता है कि मैंने महालक्ष्मी को मारा और मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्यों मारा ये रीजन तो नहीं पता चला, लेकिन यही उसने मतलब आखिर बिट यही थी कि पुलिस ने अब जब वहां गई, पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे पहले वो सुसाइड कर चुका था और उसने एक सुसाइड नोट में ये मेंशन किया। फिर वहां की पुलिस को कांटेक्ट करते कि वो शख्स मर चुका है। और इसके बाद इस तरीके से गुत्थी सुलझी या फिर आधी अधूरी उलझी रह गई, वो आप कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए कई सारे ऐसे मामले आए जिसमें लाशों को टुकड़ों में बांटा गया। और मैंने 1-2 दिन पहले कहानी सुनाई थी जिसमें एक लड़का था 21 साल का, जिसने 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया था और उसने 10 टुकड़ों में काट दिया। फिर एक बार फ्रिज में कई टुकड़ों को काट के रखा गया। एक बार किसी ने अपने कुकर में मतलब इंसानी लाश को पका दिया, किसी ने कढ़ाई में तल दिया। ऐसी तमाम खबरें आती रहती है। पता नहीं इंसान का मतलब किस लेवल तक मानसिक स्थिति हो जाता है कि वो लोग ये सब कर पाते हैं। खैर यही थी हमारी इसकी सच्ची घटना। उम्मीद करता हूँ वो कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं ऐसी कहानी हमेशा लाया करता हूँ। मैं ये कहानी या कोई भी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं होता, बल्कि केवल समाज में जागरूकता फैलाना और सच्चाई को सामने लाना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ अगली कहानी में।